न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश और प्रदेश की खबरों की ओर। शरद पवार ने संजय राउत को लगाई फटकार। भिवानी में दादरी रोड पर अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए पुलिस का तलाशी अभियान। मंत्री आशीष शेलार ने किया सड़कों के कामों का निरीक्षण। तो खबरें विस्तार से। शरद पवार ने संजय राउत को लगाई फटकार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को संजय राउत को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें भारत के वैश्विक संपर्क प्रयासों में स्थानीय स्तर की राजनीति नहीं लाने की सलाह दी। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने एक दिन पहले विभिन्न देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजने पर केंद्र के फैसले का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। पवार ने याद दिलाया कि वह पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र में भेजे गए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे। पूर्व रक्षा मंत्री ने बारामती में संवाददाताओं से कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे सामने आते हैं तो पार्टी स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज केंद्र ने कुछ प्रतिनिधिमंडल गठित किए हैं और उन्हें कुछ देशों में जाकर पहलगाम हमले पर भारत के रुख और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से की गई गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का काम सौंपा गया। दरअसल राउत ने रविवार को कहा था कि विपक्षी गुट इंडिया के घटक दलों को विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने के केंद्र सरकार के कदम का बहिष्कार करना चाहिए। राउत ने दावा किया है कि वे सरकार के पापों और अपराधों का बचाव करेंगे। इस पर पवार ने कहा है कि राउत को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन उनकी पार्टी का एक सदस्य प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर की राजनीति को इस मुद्दे में नहीं लाया जाना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। भिवानी में दादरी रोड पर अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या के लिए पुलिस का तलाशी अभियान। भिवानी में पुलिस ने दादरी रोड पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या प्रवासियों को पकड़ने के लिए एक विशेष तलाशी अभियान शुरू किया। यह अभियान सुबह 5 बजे से चलाया जा रहा है, जिसमें आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच की। थाना प्रभारी सत्यनारायण ने बताया है कि हम आधार कार्ड की जांच कर रहे हैं और उन्हें ऑनलाइन सत्यापित कर रहे हैं। इस अभियान में हमें 10 संदिग्ध लोग मिले हैं, जिनमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। उनके दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि फिलहाल हम केवल वयस्कों की जांच कर रहे हैं। हम पूरी तरह सतर्क हैं और हर अवैध अप्रवासी को पकड़कर निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री मनवीर सिंह एसपी भिवानी जी के दिशा निर्देश पर आज थाना शहर भिवानी में एक विशेष दस्ते का गठन करके हमने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, जो दादरी रोड पर कूड़ा डंपिंग प्लांट के सामने जो गया है, जिनमें काफ़ी व्यक्ति रह रहे हैं जो आसाम के रहने वाले, जिनके बारे में सूचना थी और शक था कि हो सकता है इनमें कुछ रोहिंग्या भी छिपकर यहाँ रह रहे हों। तो उसमें हमने यह सर्च ऑपरेशन किया है। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे एडीसी साहब ने भी इसमें हमारी सहायता की और 3 ऑपरेटर हमारे साथ जो ऑनलाइन आधार चेकिंग के लिए हमारे साथ अपॉइंट किए। तो हमने एक संयुक्त टीम बनाई, जिसमें हमारे पुलिस मुलाजमान वर्दी में भी और सिविल में भी, जैसे आपको मैं खुद नज़र आ रहा हूँ, और अन्य रूप से भी यहाँ मौजूद थे, ताकि कोई शरारती व्यक्ति इधर उधर भागने का प्रयास करे तो तुरंत काबू किया जा सके। तो सुबह हमने 5 बजे से सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था। सर्चिंग अभी हमारी जारी है, 10 दिन के चेक कर रहे हैं। अभी तक जो हमने आधार कार्ड का जो प्रोसेस अपनाया था इनको इनकी आइडेंटिटी चेक करने का, उसमें कुछ डाउटफुल व्यक्ति मिले, जिसमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं, जिनको हमने अपने साथ रखा और आइंदा इनके दस्तावेज चेक करेंगे और ठीक जैसी आगे रिपोर्ट दस्तावेज आएगी उसके आधार पर इस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें बच्चे कितने हैं? नहीं, अभी बच्चों को हमने इसमें शामिल नहीं किया है। केवल पुरुष और महिलाएं जो वेस्ट, उनको हम शामिल कर रहे हैं। उसके बाद आगामी कार्रवाई में जो बाल कल्याण समिति है उनके सदस्यों के साथ लेके बच्चों का प्रोसेस भी अपनाया जाएगा। बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक स्टेटमेंट दी गई है, जो भारत जो है कोई धर्मशाला नहीं है, इस तरह से जो नागरिकता देना कोई उनको वापस भेजना चाहिए, किस तरह से? बिल्कुल, इसमें हमारा पूरा जो पुलिस प्रशासन है पूरे प्रदेश स्तर पे, जैसे आपने देख रहे हैं, हर जगह पुलिस की कॉम्बिंग चली हुई है और हम पूर्ण रूप से मुस्तैद हैं और दिल से कार्रवाई कर रहे हैं कि जो भी कोई अप्रवासी है जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से आगे भारत में जिसने अपना ठिकाना बनाया, उसको हम सर्च करेंगे, उसको ढूंढ कर निकाल लेंगे और वापस उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसको वहीं भेजेंगे जहाँ से वो भाग कर आया है। कितनी टीमें सर बनाई गई इसमें अगर बात करें तो? और सिविल डिफेंस में जो
पूरा सर्च अभियान कुछ अभी हमने यहाँ इसमें 5 टीमें इसको चारों तरफ से कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाई थी, जिसमें कुछ मुलाजिम हमारे सिविल में, कुछ हमारे यूनिफॉर्म में, कुछ हमने जैसे ट्रैक सूट वगैरह में, ताकि जो इजीली कोई आदमी भागने का प्रयास करता है तो उसको इजीली काबू कर सके, और कुछ आसपास की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखने के लिए। अब जैसे यहाँ आपने देखा कि इतनी झुग्गियाँ हैं और यहाँ सरकार की तरफ से सरकारी सुविधाओं का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं कि लाइट जो इनके द्वारा प्रयोग की जा रही है, कोई बिजली का मीटर नहीं है और ये गलत तरीके से इसका प्रयोग कर रहे हैं सरकारी संसाधनों। इसके बारे में एसडीओ बिजली विभाग को भी हमने सूचित किया, उनकी टीम भी मौके पहुंचने वाली है और उनके अनुसार भी जो कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री मनवीर सिंह एसपी भिवानी जी के दिशा निर्देश पर आज थाना शहर भिवानी में एक विशेष दस्ते का गठन करके हमने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, जो दादरी रोड पर कूड़ा डंपिंग प्लांट के सामने झुग्गियाँ हैं जिनमें काफ़ी व्यक्ति रह रहे हैं जो आसाम के रहने वाले, जिनके बारे में सूचना थी और शक था कि हो सकता है इनमें कुछ रोहिंग्या भी छिपकर यहाँ रह रहे हों, तो उसमें हमने यह सर्च ऑपरेशन किया है। हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे एडीसी साहब ने भी इसमें हमारी सहायता की और 3 ऑपरेटर हमारे साथ जो ऑनलाइन आधार चेकिंग के लिए हमारे साथ अपॉइंट किए। तो हमने एक संयुक्त टीम बनाई जिसमें हमारे पुलिस मुलाजमान वर्दी में भी और सिविल में भी, जैसे आपको मैं खुद नजर आ रहा हूँ, और अन्य रूप से भी यहाँ मौजूद थे ताकि कोई शरारती व्यक्ति इधर उधर भागने का प्रयास करे तो तुरंत काबू किया जा सके। तो सुबह हमने 5 बजे से सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था। सर्चिंग अभी हमारी जारी है, दस्तावेज इनके चेक कर रहे हैं। अभी तक जो हमने आधार कार्ड का जो प्रोसेस अपनाया था इनको इनकी आइडेंटिटी चेक करने का, उसमें कुछ डाउटफुल व्यक्ति मिले हैं जिसमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं, जिनको हमने अपने साथ रखा और आइंदा इनके दस्तावेज चेक करेंगे और ठीक जैसे आगे रिपोर्ट दस्तावेज हो जाएगी उसके आधार पर इस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें बच्चे कितने हैं? नहीं, अभी बच्चों को हमने इसमें शामिल नहीं किया है, केवल पुरुष और महिलाएं जो व्यस्त हैं उनको हम शामिल कर रहे हैं। उसके बाद आगामी कार्रवाई में जो बाल कल्याण समिति है उनके सदस्यों के साथ लेके बच्चों का प्रोसेस भी अपनाया जाएगा। तो बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक स्टेटमेंट की गई है, जो भारत जो है कोई धर्मशाला नहीं है, इस तरह से जो नागरिकता देना कोई उनको वापस भेजना चाहिए, किस तरह से? बिल्कुल, इसमें हमारा पूरा जो पुलिस प्रशासन है पूरे प्रदेश स्तर पे, जैसे आपने देख रहे हैं हर जगह पुलिस की कॉम्बिंग चली हुई है और हम पूर्ण रूप से मुस्तैद हैं और दिल से कार्रवाई कर रहे हैं कि जो भी कोई अप्रवासी है जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से आके भारत में जिसने अपना ठिकाना बनाया उसको हम सर्च करेंगे, उसको ढूंढ कर निकाल लेंगे और वापस उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसको वहीं भेजेंगे जहाँ से वो भाग कर आया है। कितनी टीमें सर बनाई गई इसमें अगर बात करें तो? और सिविल डिफेंस में जो पूरा सर्च अभियान कुछ अभी हमने यहाँ इसमें 5 टीमें इसको चारों तरफ से कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाई थी, जिसमें कुछ मुलाजिम हमारे सिविल में, कुछ हमारे यूनिफॉर्म में, कुछ हमने जैसे ट्रैक सूट वगैरह में, ताकि जो इजीली कोई आदमी भागने का प्रयास करता है तो उसको इजीली काबू कर सके, और कुछ आसपास की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखने के लिए। अब जैसे यहाँ आपने देखा कि इतनी झुग्गियाँ हैं और यहाँ सरकार की तरफ से सरकारी सुविधाओं का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं कि लाइट जो इनके द्वारा प्रयोग की जा रही है, कोई बिजली का मीटर नहीं है और ये गलत तरीके से इसका प्रयोग कर रहे हैं सरकारी संसाधनों। इसके बारे में एसडीओ बिजली विभाग को भी हमने सूचित किया, उनकी टीम भी मौके पहुंचने वाली है और उनके अनुसार भी जो कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। मंत्री आशीष शेलार ने किया सड़कों के कामों का निरीक्षण। मुंबई में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का लगभग 65% पूरा हो चुका है। हालांकि अधिकारियों ने मुझे बताया है कि शेष कार्य 31 मई तक पूरा नहीं हो सकता। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि 20 मई तक सभी सड़कों की मरम्मत हो जाए। आशीष शेलार ने कहा है कि मानसून से पहले कोई नया काम शुरू नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने सोमवार को कहा था कि मुंबई में सड़क निर्माण कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन यह पूरा काम 31 मई से पहले पूरा नहीं हो पाएगा, जो कि मानसून से पहले अधिकारियों द्वारा तय की गई समय सीमा।
मुंबई के बांद्रा पश्चिमी से भाजपा विधायक आशीष शेलार ने मानसून से पहले सड़क निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए महानगर के विभिन्न इलाकों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे। वहीं मंत्री आशीष शेलार ने सीमेंट कंक्रीट सड़कों पर चल रहे काम की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी सीमेंट कंक्रीट सड़कों पर चल रहे काम की समीक्षा करने और यह आकलन करने के लिए तीसरी बार सड़कों पर उतरी है कि काम किस तरह आगे बढ़ रहा है और यह कब पूरा होगा। मुंबई में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का लगभग 65% पूरा हो चुका है। हालांकि अधिकारियों ने मुझे बताया है कि शेष कार्य 31 मई तक पूरा नहीं हो सकता। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि 20 मई तक सभी सड़कों की मरम्मत हो जाए। आशीष शेलार ने कहा है कि मानसून से पहले कोई नया काम शुरू नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने सोमवार को कहा था कि मुंबई में सड़क निर्माण कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन यह पूरा काम 31 मई से पहले पूरा नहीं हो पाएगा, जो कि मानसून से पहले अधिकारियों द्वारा तय की गई समय सीमा है। मुंबई के बांद्रा पश्चिमी से भाजपा विधायक आशीष शेलार ने मानसून से पहले सड़क निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए महानगर के विभिन्न इलाकों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे। वहीं मंत्री आशीष शेलार ने सीमेंट कंक्रीट सड़कों पर चल रहे काम की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी सीमेंट कंक्रीट सड़कों पर चल रहे काम की समीक्षा करने और यह आकलन करने के लिए तीसरी बार सड़कों पर उतरी है कि काम किस तरह आगे बढ़ रहा है और यह कब पूरा होगा। मुंबई में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का लगभग 65% पूरा हो चुका है। हालांकि अधिकारियों ने मुझे बताया है कि शेष कार्य 31 मई तक पूरा नहीं हो सकता। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि 20 मई तक सभी सड़कों की मरम्मत हो जाए। आशीष शेलार ने कहा है कि मानसून से पहले कोई नया काम शुरू नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने सोमवार को कहा था कि मुंबई में सड़क निर्माण कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन यह पूरा काम 31 मई से पहले पूरा नहीं हो पाएगा, जो कि मानसून से पहले अधिकारियों द्वारा तय की गई समय सीमा है। मुंबई के बांद्रा पश्चिमी से भाजपा विधायक आशीष शेलार ने मानसून से पहले सड़क निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए महानगर के विभिन्न इलाकों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे। वहीं मंत्री आशीष शेलार ने सीमेंट कंक्रीट सड़कों पर चल रहे काम की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी सीमेंट कंक्रीट सड़कों पर चल रहे काम की समीक्षा करने और यह आकलन करने के लिए तीसरी बार सड़कों पर उतरी है कि काम किस तरह आगे बढ़ रहा है और यह कब पूरा होगा। आज सीमेंट कंक्रीट के रास्तों की पूरी कार्रवाई कैसे चल रही है और कब तक होगी, इसका जायजा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हम रास्ते पर उतर के हर गली में जा रहे हैं। मेरे साथ हमारे नेता प्रभाकर शिंदे जी, बालचंद्र शिरसाट जी, अलका केरकर, स्वप्ना मात्रे, हेतल गाला, अतिरिक्त आयुक्त और सभी अधिकारी यहाँ पर हैं। आज की स्थिति रास्तों की सीमेंट कांक्रीटाइजेशन की जो है वो काम पूरा नहीं हुआ है। जो काम पूरा हुआ है उसकी जानकारी अधिकारी दे रहे हैं, वो करीब करीब 60% है। यहाँ पर हमने जो जानकारी ली उसमें अधिकारियों ने हमको बताया क्यूरिंग का काम सीमेंट कंक्रीट का ये 31 मई तक अगर चलता रहेगा और बारिश आई तो वो कंक्रीटाइज सूखना ये हो नहीं सकता है। और इसके लिए पहली तो डेडलाइन क्यूरिंग के लिए सीमेंट कंक्रीट के 20 तारीख तक ही होनी चाहिए, तो 31 तक वो सूख कर वो रोड पूरा हो सकता है। दूसरा प्रश्न जो है कि बचे हुए 35% जो काम अधूरा है उसको पूरा करने के लिए शायद चालू सीमेंट रोड के बाजू का हो या एक लेन खत्म होने के बाद आगे का हो, वहां बचे हुए रोड पर मास्टिक यानी असफाल्ट होगा और ये मास्टिक असफाल्ट जो है वो सीमेंट कंक्रीट के रोड के साथ मैच होगा और उसका भी दर्जा जो है वो उच्चतम रहे। इस प्रकार की बात हमने प्रशासन को कही है। प्रशासन तैयार है समय में ये मास्टिक भी करने के लिए। हमने कहा है कि भाई जून में मुंबई के 100% रास्ते, कोई भी रास्ता खोदा नहीं जाए, हर्डल फ्री रहे, वहां पर मोटरेबल रास्ते रहे और बैरिकेड्स फ्री रहे। ये बात भी हमने प्रशासन को कही है। प्रशासन इसको करने के लिए पूरी ताकत झोंक कर लगा हुआ है। मुझे लगता है कि हमने अपेक्षा बहुत ज्यादा की है। मैं डिले के बजाय
ये काम पूरा करने के समय के प्लानिंग में अगर प्रशासन सोचती तो अच्छा होता, लेकिन आज जो स्पीड से वो कर रहे हैं, एक साल में उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी जब महापालिका में थे तो जितने रोड असफाल्ट और सीमेंट के होते थे उससे अभी 5-6 गुना ज्यादा हो रहे हैं। तो गति बढ़ी हुई है और क्वालिटी भी मेंटेन रहे, इस प्रकार का काम हम प्रशासन से अपेक्षा करते हैं। आज सीमेंट कंक्रीट के रास्तों की पूरी कार्रवाई कैसे चल रही है और कब तक होगी, इसका जायजा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हम रास्ते पर उतर के हर गली में जा रहे हैं। मेरे साथ हमारे नेता प्रभाकर शिंदे जी, बालचंद्र शिरसाट जी, अलका केरकर, स्वप्ना मात्रे, हेतल गाला, अतिरिक्त आयुक्त और सभी अधिकारी यहाँ पर हैं। आज की स्थिति रास्तों की सीमेंट कांक्रीटाइजेशन की जो है वो काम पूरा नहीं हुआ है। जो काम पूरा हुआ है उसकी जानकारी अधिकारी दे रहे हैं, वो करीब करीब 60% है। यहाँ पर हमने जो जानकारी ली उसमें अधिकारियों ने हमको बताया क्यूरिंग का काम सीमेंट कंक्रीट का ये 31 मई तक अगर चलता रहेगा और बारिश आई तो वो कंक्रीटाइज सूखना ये हो नहीं सकता है। और इसके लिए पहली तो डेडलाइन क्यूरिंग के लिए सीमेंट कंक्रीट के 20 तारीख तक ही होनी चाहिए, तो 31 तक वो सूख कर वो रोड पूरा हो सकता है। दूसरा प्रश्न जो है कि बचे हुए 35% जो काम अधूरा है उसको पूरा करने के लिए शायद चालू सीमेंट रोड के बाजू का हो या एक लेन खत्म होने के बाद आगे का हो, वहां बचे हुए रोड पर मास्टिक यानी असफाल्ट होगा और ये मास्टिक असफाल्ट जो है वो सीमेंट कंक्रीट के रोड के साथ मैच होगा और उसका भी दर्जा जो है वो उच्चतम रहे। इस प्रकार की बात हमने प्रशासन को कही है। प्रशासन तैयार है समय में ये मास्टिक भी करने के लिए। हमने कहा है कि भाई जून में मुंबई के 100% रास्ते, कोई भी रास्ता खोदा नहीं जाए, हर्डल फ्री रहे, वहां पर मोटरेबल रास्ते रहे और बैरिकेड्स फ्री रहे। ये बात भी हमने प्रशासन को कही है। प्रशासन इसको करने के लिए पूरी ताकत झोंक कर लगा हुआ है। मुझे लगता है कि हमने अपेक्षा बहुत ज्यादा की है। मैं डिले के बजाय ये काम पूरा करने के समय के प्लानिंग में अगर प्रशासन सोचती तो अच्छा होता, लेकिन आज जो स्पीड से वो कर रहे हैं, एक साल में उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी जब महापालिका में थे तो जितने रोड असफाल्ट और सीमेंट के होते थे उससे अभी 5-6 गुना ज्यादा हो रहे हैं। तो गति बढ़ी हुई है और क्वालिटी भी मेंटेन रहे, इस प्रकार का काम हम प्रशासन से अपेक्षा करते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। गौरव गोगोई की हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनौती गठित करे 2 SIT। असम में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच वार पलटवार का सिलसिला कायम है। सीएम ने गौरव गोगोई पर ISI एजेंट होने का आरोप लगाया है और पाकिस्तान से कथित कनेक्शन को लेकर कई आरोप लगाए। इसी को लेकर अब गोगोई ने सीएम पर पलटवार किया और SIT जांच की मांग की। उन्होंने कहा है मेरी दूसरी आपकी जांच करें और इसके लिए 2 स्पेशल जांच एजेंसी गठित की जाए। उन्होंने आगे कहा कि एक SIT जो गोगोई के आचरण की जांच करने के लिए और दूसरी सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के अतीत और संपत्ति का खुलासा करने के लिए, जिसको लेकर वो अक्सर उनको टारगेट करते। गोगोई ने शर्मा पर तब पलटवार किया जब उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के निमंत्रण पर पाकिस्तान का दौरा किया। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता ने शर्मा पर उनके दिवंगत पिता असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की विरासत को धूमिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गोगोई ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बार बार भ्रामक बयान दे रहे हैं और अपने शब्दों पर कायम रहने में विफल हो रहे हैं। वहीं पाकिस्तान को लेकर गोगोई ने क्या कहा? गोगोई ने इसी दौरान अपने लिखे हुए एक आर्टिकल का जिक्र किया। उन्होंने साल 2021 में एक पत्रिका में एक लेख था जिसको लेकर उन्होंने कहा कि गोगोई ने इस
लेख में लिखा है कि कैसे पाकिस्तान ने महामारी के दौरान आतंकवादी नेटवर्क के जरिए भारत को निशाना बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि यह किताब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के बारे में मेरे क्या विचार हैं। गोगोई ने शर्मा की विदेश यात्राओं के बारे में भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा कि क्या सीएम शर्मा ने कभी बताया कि उन्होंने अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान किन स्थानों का दौरा किया था। असम में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच वार पलटवार का सिलसिला कायम है। सीएम ने गौरव गोगोई पर आईएसआई एजेंट होने का आरोप लगाया है और पाकिस्तान से कथित कनेक्शन को लेकर कई आरोप लगाए। इसी को लेकर अब गोगोई ने सीएम पर पलटवार किया और एसआईटी जांच की मांग की। उन्होंने कहा है मेरी दूसरी आपकी जांच करें और इसके लिए 2 स्पेशल जांच एजेंसी गठित की जाए। उन्होंने आगे कहा कि एक एसआईटी जो गोगोई के आचरण की जांच करने के लिए और दूसरी सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के अतीत और संपत्ति का खुलासा करने के लिए, जिसको लेकर वो अक्सर उनको टारगेट करते। गोगोई ने शर्मा पर तब पलटवार किया जब उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निमंत्रण पर पाकिस्तान का दौरा किया। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता ने शर्मा पर उनके दिवंगत पिता असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की विरासत को धूमिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गोगोई ने सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बार बार भ्रामक बयान दे रहे हैं और अपने शब्दों पर कायम रहने में विफल हो रहे हैं। वहीं पाकिस्तान को लेकर गोगोई ने क्या कहा? गोगोई ने इसी दौरान अपने लिखे हुए एक आर्टिकल का जिक्र किया। उन्होंने साल 2021 में एक पत्रिका में एक लेख था जिसको लेकर उन्होंने कहा कि गोगोई ने इस लेख में लिखा है कि कैसे पाकिस्तान ने महामारी के दौरान आतंकवादी नेटवर्क के जरिए भारत को निशाना बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि यह किताब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के बारे में मेरे क्या विचार हैं। गोगोई ने शर्मा की विदेश यात्राओं के बारे में भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा कि क्या सीएम शर्मा ने कभी बताया कि उन्होंने अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान किन स्थानों का दौरा किया था। असम में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच वार पलटवार का सिलसिला कायम है। सीएम ने गौरव गोगोई पर आईएसआई एजेंट होने का आरोप लगाया है और पाकिस्तान से कथित कनेक्शन को लेकर कई आरोप लगाए। इसी को लेकर अब गोगोई ने सीएम पर पलटवार किया और एसआईटी जांच की मांग की। उन्होंने कहा है मेरी दूसरी आपकी जांच करें और इसके लिए 2 स्पेशल जांच एजेंसी गठित की जाए। उन्होंने आगे कहा कि एक एसआईटी जो गोगोई के आचरण की जांच करने के लिए और दूसरी सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के अतीत और संपत्ति का खुलासा करने के लिए, जिसको लेकर वो अक्सर उनको टारगेट करते। गोगोई ने शर्मा पर तब पलटवार किया जब उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निमंत्रण पर पाकिस्तान का दौरा किया। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता ने शर्मा पर उनके दिवंगत पिता असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की विरासत को धूमिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गोगोई ने सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बार बार भ्रामक बयान दे रहे हैं और अपने शब्दों पर कायम रहने में विफल हो रहे हैं। वहीं पाकिस्तान को लेकर गोगोई ने क्या कहा? गोगोई ने इसी दौरान अपने लिखे हुए एक आर्टिकल का जिक्र किया। उन्होंने साल 2021 में एक पत्रिका में एक लेख था जिसको लेकर उन्होंने कहा कि गोगोई ने इस लेख में लिखा है कि कैसे पाकिस्तान ने महामारी के दौरान आतंकवादी नेटवर्क के जरिए भारत को निशाना बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि यह किताब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के बारे में मेरे क्या विचार हैं। गोगोई ने शर्मा की विदेश यात्राओं के बारे में भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा कि क्या सीएम शर्मा ने कभी बताया कि उन्होंने अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान किन स्थानों का दौरा किया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। गृह मंत्रालय ने शुरू किया इस जीरो FIR सिस्टम, ये कैसे करेगा काम? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के जरिए अपराधियों को पकड़ने के लिए नई जीरो FIR पहल की शुरू की है। इसे दिल्ली के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया। नया सिस्टम NCRP या 1930 पर दर्ज साइबर शिकायतों को खुद ही FIR में बदल देगा। नया सिस्टम जांच में तेजी लाएगा जिससे साइबर अपराधियों पर सख्ती हो सकेगी और जल्द ही इसका विस्तार पूरे देश में किया जाएगा। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा है कि दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया यह नया सिस्टम NCRP या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों को स्वतः FIR में परिवर्तित करेगा। शुरू में यह 10 लाख रुपए से ऊपर की सीमा के लिए होगा। जीरो FIR का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी स्थान से किसी भी
थाने में शिकायत दर्ज करवा सकता है। शुरुआत में 10 लाख रुपए से ऊपर की धोखाधड़ी के लिए लागू होगा। शिकायतकर्ता 3 दिनों के भीतर साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में जाकर 0 FIR को नियमित FIR में परिवर्तित कर सकते हैं। यह नया सिस्टम 3 मुख्य संस्थानों भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, दिल्ली पुलिस की EFIR सिस्टम और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का CCTNS नेटवर्क की संयुक्त पहल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के जरिए अपराधियों को पकड़ने के लिए नई E0 FIR पहल की शुरू की है। इसे दिल्ली के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया। नया सिस्टम NCRP या 1930 पर दर्ज साइबर शिकायतों को खुद ही FIR में बदल देगा। नया सिस्टम जांच में तेजी लाएगा, जिससे साइबर अपराधियों पर सख्ती हो सकेगी और जल्द ही इसका विस्तार पूरे देश में किया जाएगा। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा है कि दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया यह नया सिस्टम NCRP या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों को स्वतः FIR में परिवर्तित करेगा। शुरू में यह 10 लाख रुपए से ऊपर की सीमा के लिए होगा। 0 FIR का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी स्थान से किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करवा सकता है। शुरुआत में 10 लाख रुपए से ऊपर की धोखाधड़ी के लिए लागू होगा। शिकायतकर्ता 3 दिनों के भीतर साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में जाकर 0 FIR को नियमित FIR में परिवर्तित कर सकते हैं। यह नया सिस्टम 3 मुख्य संस्थानों भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, दिल्ली पुलिस की EFIR सिस्टम और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का CCTNS नेटवर्क की संयुक्त पहल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के जरिए अपराधियों को पकड़ने के लिए नई E0 FIR पहल की शुरू की है। इसे दिल्ली के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया। नया सिस्टम NCRP या 1930 पर दर्ज साइबर शिकायतों को खुद ही FIR में बदल देगा। नया सिस्टम जांच में तेजी लाएगा, जिससे साइबर अपराधियों पर सख्ती हो सकेगी और जल्द ही इसका विस्तार पूरे देश में किया जाएगा। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा है कि दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया यह नया सिस्टम NCRP या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों को स्वतः FIR में परिवर्तित करेगा। शुरू में यह 10 लाख रुपए से ऊपर की सीमा के लिए होगा। 0 FIR का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी स्थान से किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करवा सकता है। शुरुआत में 10 लाख रुपए से ऊपर की धोखाधड़ी के लिए लागू होगा। शिकायतकर्ता 3 दिनों के भीतर साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में जाकर 0 FIR को नियमित FIR में परिवर्तित कर सकते हैं। यह नया सिस्टम 3 मुख्य संस्थानों भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, दिल्ली पुलिस की EFIR सिस्टम और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का CCTNS नेटवर्क की संयुक्त पहल है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमित शाह ने किया लॉन्च OCI के लिए नया पोर्टल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भारतीय मूल के व्यक्तियों के पंजीकरण को सहज बनाने के लिए अपडेट यूजर इंटरफेस के साथ नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल की शुरुआत की। OCI कार्ड धारकों के फीडबैक के आधार पर बनाया गया ये नया पोर्टल पुराने कार्ड धारकों के साथ साथ OCI कार्ड के लिए नया आवेदन करने वालों के लिए भी सुविधाजनक बनाया गया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना 2005 में शुरू की गई थी। इस योजना में भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों को OCI के रूप में पंजीकरण का प्रावधान है, जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के नागरिक थे या 26 जनवरी 1950 को नागरिकता पाने के पात्र थे या उनके वंशज थे। वही PM मोदी ने कहा है कि बेहतर कार्यक्षमता वाला नया OCI पोर्टल नागरिकों के अनुकूल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। PM ने अमित शाह का पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि ज्यादा सुविधाओं और बेहतर कार्यक्षमता के साथ नया OCI पोर्टल नागरिकों के अनुकूल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पिछले एक दशक में हुई तकनीकी प्रगति और OCI कार्ड धारकों से मिले फीडबैक के आधार पर मौजूदा कर्मियों को दूर करने और यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नया OCI पोर्टल विकसित किया गया। नया पोर्टल मौजूदा 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों और नए यूजर्स के लिए बेहतर कार्यक्षमता, उन्नत सुरक्षा और यूजर फ्रेंडली अनुभव प्रदान करेगा। नया पोर्टल मौजूदा 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों और नए यूजर्स के लिए बेहतर कार्यक्षमता, उन्नत सुरक्षा और यूजर फ्रेंडली अनुभव प्रदान करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भारतीय मूल के व्यक्तियों के पंजीकरण को
सहज बनाने के लिए अपडेट यूजर इंटरफेस के साथ नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल की शुरुआत की। OCI कार्ड धारकों के फीडबैक के आधार पर बनाया गया ये नया पोर्टल पुराने कार्ड धारकों के साथ साथ OCI कार्ड के लिए नया आवेदन करने वालों के लिए भी सुविधाजनक बनाया गया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना 2005 में शुरू की गई थी। इस योजना में भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों को OCI के रूप में पंजीकरण का प्रावधान है, जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के नागरिक थे या 26 जनवरी 1950 को नागरिकता पाने के पात्र थे या उनके वंशज थे। वही PM मोदी ने कहा है कि बेहतर कार्यक्षमता वाला नया OCI पोर्टल नागरिकों के अनुकूल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। PM ने अमित शाह का पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि ज्यादा सुविधाओं और बेहतर कार्यक्षमता के साथ नया OCI पोर्टल नागरिकों के अनुकूल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पिछले एक दशक में हुई तकनीकी प्रगति और OCI कार्ड धारकों से मिले फीडबैक के आधार पर मौजूदा कर्मियों को दूर करने और यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नया OCI पोर्टल विकसित किया गया। नया पोर्टल मौजूदा 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों और नए यूजर्स के लिए बेहतर कार्यक्षमता, उन्नत सुरक्षा और यूजर फ्रेंडली अनुभव प्रदान करेगा। नया पोर्टल मौजूदा 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों और नए यूजर्स के लिए बेहतर कार्यक्षमता, उन्नत सुरक्षा और यूजर फ्रेंडली अनुभव प्रदान करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भारतीय मूल के व्यक्तियों के पंजीकरण को सहज बनाने के लिए अपडेट यूजर इंटरफेस के साथ नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल की शुरुआत की। OCI कार्ड धारकों के फीडबैक के आधार पर बनाया गया ये नया पोर्टल पुराने कार्ड धारकों के साथ साथ OCI कार्ड के लिए नया आवेदन करने वालों के लिए भी सुविधाजनक बनाया गया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना 2005 में शुरू की गई थी। इस योजना में भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों को OCI के रूप में पंजीकरण का प्रावधान है, जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के नागरिक थे या 26 जनवरी 1950 को नागरिकता पाने के पात्र थे या उनके वंशज थे। वही PM मोदी ने कहा है कि बेहतर कार्यक्षमता वाला नया OCI पोर्टल नागरिकों के अनुकूल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। PM ने अमित शाह का पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि ज्यादा सुविधाओं और बेहतर कार्यक्षमता के साथ नया OCI पोर्टल नागरिकों के अनुकूल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पिछले एक दशक में हुई तकनीकी प्रगति और OCI कार्ड धारकों से मिले फीडबैक के आधार पर मौजूदा कर्मियों को दूर करने और यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नया OCI पोर्टल विकसित किया गया। नया पोर्टल मौजूदा 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों और नए यूजर्स के लिए बेहतर कार्यक्षमता, उन्नत सुरक्षा और यूजर फ्रेंडली अनुभव प्रदान करेगा। नया पोर्टल मौजूदा 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों और नए यूजर्स के लिए बेहतर कार्यक्षमता, उन्नत सुरक्षा और यूजर फ्रेंडली अनुभव प्रदान करेगा। वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच